है। अगर अगर आप एक ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे जिनका बेटा या बेटी अगर अगले साल +2 में जा रहे हैं या +1 में जा रहे हैं, मतलब मूविंग टू +1 और टू +2, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 15-20 मिनट लगाकर, जितना भी इसमें टाइम लगे, इस वीडियो को जरा सुन लीजिए। हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए। और क्योंकि मैं इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो। आप प्लीज पेशेंस रख के इसको सुन लीजिए, और हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएं और कुछ गलतियां करने से आप बच जाएं। हाय, myself Naveen Sapra, and I'm a mathematics teacher and co-founder of Quantum Panchkula for JEE. And we have also initiated another institute, Quantum Digital. It's an online platform for JEE preparation. I have been teaching mathematics to the students of +1 and +2 for board exams and JEE. I also mentor students who aspire to join research institute of national repute like Indian Statistical Institute or Chennai Mathematical Institute, Chennai. I have been teaching since 1999. It's been more than 26 years now. Earlier, I used to take classes for mathematics only, no other subject at my institute in the name of Sapra classes. Since previous academic year, I have been teaching with a team of educators of physics and chemistry at the same venue under the new name of Quantum. राइट। तो आइए जरा देख लेते हैं कि मैं इसमें आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ। धीरे धीरे हम बात शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि सीबीएसई और जेई में क्या फर्क है। बहुत सारे पेरेंट्स को अच्छे से अंदाजा होगा जो जिन्होंने अपने टाइम में ये एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन मैं फिर भी जरा ब्रीफली ये बातें बता देता हूँ, मैं बहुत गहरे में नहीं जाऊंगा। देखिए, जो बेसिक जो डिफरेंसेस हैं दोनों सब्जेक्ट में, सीबीएसई में और जेई में, वो ये हैं कि सीबीएसई का जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड है और लिमिटेड है, और ऑन द कॉन्ट्ररी जो जेई का सिलेबस है वो वास्ट है। सीबीएसई का सिलेबस बाउंडेड है और जेई अनबाउंडेड। तो जेई का सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। मेरा मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई थ्योरम का मतलब कोई थ्योरम है सीबीएसई के सिलेबस में, तो उस थ्योरम की कोई भी एप्लीकेशन जेई में आपको देखने को मिल सकती है। तो सिलेबस वास्ट है। सेकंड, सीबीएसई का जो एग्जाम है वो काफी प्रिडिक्टेबल है। तो हमें पता होता है कि किस तरीके का पेपर फ्रेम होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएगा। तो एक हद तक प्रिडिक्टेबल है, बट जेई is unpredictable. JEE carries a surprise element in it. JEE is a game of presence of mind and confidence. तीसरा फर्क जो है सीबीएसई में और जेई में वो ये है कि सीबीएसई में जो प्रॉब्लम्स आती हैं दे आर इजी टू मॉडरेट, बट जो जेई में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं डिफिकल्ट टू वेरी डिफिकल्ट। तो लेवल का बड़ा फर्क है। तो जो जेई की प्रॉब्लम होती है वो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये किस थ्योरम या किस रिजल्ट पर आधारित है। नहीं, वो थोड़ी गहरी होती है, और जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की हो, अच्छे से पढ़ाई की हो, वही उसका एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं, और वो भी लिमिटेड टाइम फ्रेम में करना होता है। तो जेई सीबीएसई की और सीबीएसई और जेई से काफी फर्क है। ये तीन चार बातें हैं जो इन दोनों एग्जाम्स को अलग बनाती हैं। बाकी वो तो छोटी छोटी बातें हैं कि सीबीएसई सब्जेक्टिव है लेकिन वो जेई का एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, वो फॉर्मेट का फर्क है, वो सब बातें अलग हैं। मतलब जेई जो है वो रिलेटिव परफॉर्मेंस चेक करता है, ये सब बातें ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ उसको थोड़ा टेक्निकल बात बता रहा था कि सब्जेक्ट के एंगल से दोनों सब्जेक्ट एग्जाम्स में क्या फर्क है। ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट हैं दोनों के, तो एग्जाम्स तो डिफरेंट हैं ही है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है दोनों में वो है कॉन्सेप्ट्स। मतलब अगर हम बात करें सीबीएसई की और जेई की, दोनों एग्जाम्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डिमांड करते हैं। ऐसा नहीं है कि 11th 12th में जो सीबीएसई है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डिमांड करती है और जेई कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इनफैक्ट हमेशा से साइंस सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट, चाहे वो 9th 10th में भी आपने क्यों ना पढ़े हो, दे ऑल डिमांड एट ऑल लेवल्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।
पर ये है कि 9th क्लास में, 10th क्लास में और सीबीएसई में अगर क्लैरिटी इतनी ना हो तो गुजारा हो जाता है, काम चल जाता है। 11th 12th में अगर आप क्रैमिंग करने की कोशिश करें और क्लैरिटी आपके पास ना हो, सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं सीबीएसई के एंगल से। और जेई के कॉन्टेक्स्ट में तो आप समझिए कि बिल्कुल ही फ्लॉप शो रहता है। तो ये एक फर्क है इन दोनों एग्जाम्स में। तो कॉन्सेप्ट तो दोनों डिमांड करते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ना तैयार हो तो ज्यादा स्वीयर पनिशमेंट जेई आपको देता है, एक स्टूडेंट को ज्यादा स्वीयर पनिशमेंट मिलती है। तो ये एक और फर्क है इन दोनों में। अच्छा तो कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है समझ या सोच। पढ़ाई करने या करवाने के बाद किसी स्टूडेंट में सोच और उस सब्जेक्ट की समझ पैदा हो जानी चाहिए। और जब किसी स्टूडेंट में समझ पैदा हो जाएगी तो वो आपसे क्वेश्चन भी करेगा और आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी देगा, क्लास में ही। क्वेश्चन को पढ़कर समझकर खुद से सॉल्व करने की काबिलियत उसमें आ जाएगी। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट नॉलेज। इसी को मैं कहता हूँ पढ़ाना। इसी को कहता हूँ मैं पढ़ना। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यही वो चीज है मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सब्जेक्ट सिखाएगा, सिलेबस कंप्लीट करने वो हमारे यहाँ नहीं आते। यही डिमांड है पेरेंट्स की कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएं। कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स। मेरा भी यही मंत्र है कि वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स। अगर मेरे पास कुछ एक्सपर्टीज है तो वो यही है। मतलब अगर मैं अपने आप को टीचर कहता हूं और मैं कॉन्सेप्ट्स ही तैयार नहीं कर पा रहा, तो मैं यकीन से, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह का टीचर हूं। खैर, मैं टीचिंग कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा, मतलब अगर मैं कॉन्सेप्ट्स तैयार नहीं कर रहा तो यकीन मानिए मैं टीचिंग नहीं कर रहा। एनी अच्छा, तो अब ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप कैसे होते हैं? मेरा जवाब है थ्योरी से। बाय इन्वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी। एक टीचर के तौर पर मैं आपको बता सकता हूं, हर चैप्टर की, हर थ्योरम की थ्योरी हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। प्रूफ तो देना ही है, उसे समझाना भी है। वी हैव टू वर्क ऑन द थॉट्स, मतलब विचारों के स्तर पर जाकर एक स्टूडेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। सारी मेहनत उसके विचारों पर, उसकी सोच पर करनी पड़ती है। आप साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो भी जेई के लिए। और क्या तरीका होगा पढ़ाने का? घोटे लगवाएंगे क्या? दिस इज द वे टू टीच साइंस सब्जेक्ट्स। फर्स्ट टीच थ्योरी टू ईच स्टूडेंट, गिव देम क्लैरिटी फर्स्ट एंड देन पुट देम टू प्रैक्टिस। यही मैं करता आया हूं पिछले 25 सालों से, इसी को मैं टीचिंग कहता हूं। मतलब अगर इसी को, मतलब मैं टीचिंग कहता हूं और इसी वजह से मेरे रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हो क्या रहा है? देखिए, ज्यादातर मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर्स थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं करते। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट वीक है, कॉन्सेप्ट उनके तैयार ही नहीं है। तो वो करते क्या है, थ्योरी के नाम पर थ्योरी को ना पढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत रिजल्ट बता के, फॉर्मूला बता के सीधा क्वेश्चन करवाने लग जाते हैं। और क्वेश्चन भी वो जिसमें सीधा फॉर्मूला पुट हो, वैल्यू बाहर। स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो सॉल्यूशन से कॉन्सेप्ट समझ लें। क्वेश्चन करवा के सब्जेक्ट तैयार करवाया जा रहा है। ये टीचर क्लास में वही क्वेश्चंस करवाते हैं जो उन्हें याद हैं, जो याद रह सकते हैं और स्टूडेंट्स को याद करवाए जा सकते हैं। सेम क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस क्लास में होते हैं डिस्कस, सेम क्वेश्चंस वर्कशीट में होते हैं और सेम क्वेश्चन टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं। लो, हो गई तैयारी इनकी जेई की। सीधी बात है, खुद भी क्रैमिंग करके बैठे हैं और स्टूडेंट्स को भी क्रैमिंग करवा रहे हैं। जेई के लेवल के क्वेश्चंस तो ये क्लास में टच ही नहीं करते, कर ही नहीं सकते। इजी क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को जेई का क्वेश्चंस बताकर क्लास में करवाते रहते हैं। जेई का सिलेबस इतना गहरा है, इतना वास्ट है कि याद आप रख ही नहीं सकते। सीबीएसई भी सही से नहीं समझाते, जेई तो दूर की बात है। जी। और जो चैप्टर्स डिफिकल्ट है ना, जैसे मैं प्लस टू में बात करूं, प्लस टू में कैलकुलस, और उसमें भी डिफरेंशियल तो खैर इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफरेंशियल कैलकुलस की भी थ्योरी तो खैर क्या ही है, टच करते हैं। इंटेग्रल कैलकुलस और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना? तो उन जो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उसको तो ये टच ही नहीं करते। बड़ा मुश्किल हो जाता है अभी क्लास में स्टूडेंट्स को फेस करना। तो उन चैप्टर्स को जहां मैं मान लीजिए
3 हफ्ते या 4 हफ्ते पढ़ाता हूँ, वहां ये 3 लेक्चर में 4 लेक्चर्स में उस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। बाद में करवाएंगे, ये कर लिया वो कर लिया, ये सब ड्रामेबाजी। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स अवॉइड किए जाते हैं जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जरूरत है। अच्छा, तो अब इसका असर क्या पड़ता है? अब इस तरह की जब टीचिंग होती है तो इसका असर क्या पड़ता है? स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि जो क्वेश्चन सर ने करवाए हैं या सर करवाते हैं वो तो हमें समझ में आ जाते हैं, पर अपने आप से नहीं होते। असाइनमेंट के क्वेश्चंस सर ने तो जो करवाए क्लास में, लेकिन जो असाइनमेंट दी हैं वो सॉल्व नहीं होती। पीवाईक्यूज समझ में नहीं आ रहे, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। कई बार तो किए हुए क्वेश्चंस भी दोबारा से सॉल्व नहीं होते। स्कूल एग्जाम में मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन किया, एक टॉपिक हमने तैयार किया, एक चैप्टर तैयार किया, लेकिन वही चैप्टर जब स्कूल में पूछा जाता है तो क्वेश्चंस नहीं होते। बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ये है सब क्रैमिंग के फाइनल रिजल्ट्स। अब इस तरह की पढ़ाई से सीबीएसई तो चलिए मैं मान लेता हूँ गिरते पड़ते किसी तरीके से क्लियर हो जाता है, 70 to 75% नंबर भी आ जाते हैं, चाहे वो +1 का एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम, या +2 के एग्जाम हो। लेकिन क्रैमिंग से जेई तो दूर दूर तक नहीं हो सकती क्लियर। और मान लीजिए अगर आपने इस तरह के मतलब तरीके से सीबीएसई क्लियर कर भी लिया, 75% नंबर ले लिए, चलिए 90% नंबर ही निकाल लिए, तो क्या आगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मैं तो सीबीएसई को प्रॉपरली पढ़ाए बिना जेई पढ़ाने की सोच भी नहीं सकता। तो मैं यही एडवाइस ऐसी है करूंगा कुछ कि आप सोसाइटी। सही से पढ़ें और अच्छे टीचर से पढ़ें और सब्जेक्ट पे नॉलेज पर फोकस करें। बोर्ड एग्जाम्स में भी सही रहेगा और जेई में भी। एंड आई कांट प्रिपेयर ए स्टूडेंट फॉर जेई विदाउट टीचिंग कॉन्सेप्चुअली सीबीएसई सिलेबस। जी। मैं जो बात यहाँ रखने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जेई के लिए चाहिए सब्जेक्ट नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो थ्योरी पढ़ाए और थ्योरी से कॉन्सेप्ट तैयार करे, वो भी नीट एंड क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर। तो आप ये जान लीजिए, टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टॉप नॉच होनी चाहिए। जैसे हर स्टूडेंट जेई में अच्छा रैंक नहीं निकाल सकता, वैसे ही हर टीचर फिजिक्स या मैथमेटिक्स का जेई नहीं पढ़ा सकता, ना ही वो पढ़ा रहा है। So be particular and choose the mentor. Choose your mentor wisely. This is again a piece of advice. Let us discuss another point. पेरेंट्स कई बार मुझसे पूछते हैं कि जेई की तैयारी के लिए हम कहाँ जाएं? एलन जाएं, आकाश जाएं, श्री चैतन्य, नारायणा विद्या मंदिर का क्लासेस कहाँ जाएं? कहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है? सिस्टम्स कहाँ के अच्छे हैं? तो मेरा ये काउंटर है आपसे, उन पेरेंट्स से, कि आपने यहाँ जाना ही क्यों है? तो पेरेंट्स मुझसे जवाब देते हैं कि जी यहाँ ना रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं उनसे, इनके इन इंस्टीट्यूट्स के रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। तो मेरा काउंटर है, आपको कैसे पता? क्या आपने वेरीफाई किए हैं? क्या आप किसी इंस्टीट्यूट के रिजल्ट क्रॉस चेक कर भी सकते हैं? अच्छा, मान लीजिए आपने क्रॉस चेक नहीं किए, हम मान लेते हैं कि इनके रिजल्ट्स जेन्युइन है, सही रिपोर्टिंग हो रही है। तो श्री चैतन्य की एडवर्टीजमेंट में हम देखते हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके 13,575 सिलेक्शन हैं जेई में। तो एज ए पेरेंट मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मतलब श्री चैतन्य की 13,000 से ऊपर सिलेक्शन है जेई में, तो क्या मैं अपने बच्चे की एडमिशन श्री चैतन्य चंडीगढ़ में करवा दूं, या उसे चंडीगढ़ या उसे श्री चैतन्य पंचकुला में एडमिशन करवाऊं, या चंडीगढ़ या श्री चैतन्य बेंगलुरु में उसकी एडमिशन करवाऊं? कहाँ जाऊं मैं श्री चैतन्य में? मैंने मान लिया आपकी 13,000 सिलेक्शन है, मैं क्या करूं? टू विच सेंटर शुड आई सेंड माई चाइल्ड? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। आकाश कहता है जी हमारी तो 15,000 17,000 सिलेक्शन है, श्री चैतन्य से भी ज्यादा। तो इस इंफॉर्मेशन में मेरे लायक क्या है? तो क्या मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को लेकर आकाश पटियाला में एडमिशन करवा दूं, या आकाश कोटा में करवा दूं, या आकाश पंचकुला में करवा दूं? अरे भाई, ये रिजल्ट कहाँ के हैं आपने तो बताया ही नहीं। तो हम करें तो करें क्या? एज पेरेंट हम करें तो करें क्या? हाउ ए पेरेंट शुड इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन? तो मेरा ये ख्याल है, ये इंस्टीट्यूट हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो एलन हो या आकाश हो, ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे किसी भी ब्रांच में चले जाएं, सभी में जेई की तैयारी बड़े अच्छे लेवल पर हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी हम तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके हिसाब से तो टीचर हैज गॉट नो रोल टू प्ले।
मतलब किसी भी सेंटर में चले जाओ, टीचर हैज गॉट नो रोल टू प्ले, टीचर इज हार्डली इंपॉर्टेंट, बट इट इज ए कॉन्ट्रोडिक्शन। मेरे ख्याल से हमारी समझ ये कह रही है कि जेई जैसे टफ एग्जाम के लिए जहां हमने फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाना है, टीचर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कह रहे हैं कि टीचर तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना भाई। हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि टीचर शुड बी वेल वर्स्ड एंड स्किलफुल, और अगर एक्सपीरियंस हो तो बहुत ही अच्छा। और ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये तो हमें उल्टे रास्ते डाल रहे हैं। समझ लीजिए, जो रिजल्ट है ना, वो स्टूडेंट का होता है, टीचर का भी होता है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट, ये टर्म क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। वो इस वजह से नहीं आई, मैंने जब विचार किया तो मुझे समझ में आया, इट्स अ फेक टर्म। दिस यार्ड स्टिक इज डुबियस। मुझे तो लगता है ये टर्म इन्वेंट ही स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए हुई है। क्योंकि इंस्टीट्यूट के सभी सेंटर्स पर सेम कोर्स मटेरियल अवेलेबल है, कोर्स कंटेंट सेम है, कोर्स क्यूरिकुलम सेम है, टेस्ट सीरीज सेम है। तो आप मान लीजिए किसी भी सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए सब चंगा ही चंगा है, जस्ट बिकॉज के कोर्स मटेरियल सेम है, टेस्ट सीरीज सेम है। अच्छा, पर ये काम तो सीबीएसई बोर्ड भी कर रहा है। आई मीन ऑल स्कूल्स affiliated with the CBSE follow the same syllabus, same curriculum, same textbooks. The study material has been designed by NCRT as per the requirements of the secondary education examination or higher secondary education exam, और उसके सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी ने कोर्स मटेरियल डिजाइन कर दिया। हाँ, मैं मान गया इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जेई के हिसाब से है, और सीबीएसई के एफिलेटेड स्कूल का जो सिलेबस है वो उन उस एग्जाम के अकॉर्डिंग है डिजाइन। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन तो दोनों सिस्टम्स में है ना। तो क्या हम ये मान लें कि सीबीएसई के सभी स्कूल्स में स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ टीचिंग सेम है? नहीं ना। मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट स्कूल है ये सीबीएसई से एफिलेटेड है और ये प्राइवेट है, और ये दोनों बराबर का मतलब एक्सपीरियंस देंगे किसी स्टूडेंट को। या दो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, दोनों में से कहीं पर भी एडमिशन करवा लो। वो इस वजह से कि कोर्स को स्टैंडर्डाइजेशन करने से टीचिंग की क्वालिटी या लर्निंग एक्सपीरियंस को आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। टीचिंग कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड। और अगर मान लीजिए टीचिंग को स्टैंडर्डाइज करना भी है तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूं, देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स और एजुकेटर्स। Training gives an educator a fair opportunity to upgrade his skills and subject knowledge, but there is no mechanism available across the industry. मतलब जिस स्टैंडर्डाइजेशन के दावे किए जा रहे हैं, जिस क्वालिटी के दावे किए जा रहे हैं, वो दावे आ कहां से रहे हैं? मतलब जो आपने स्टैंडर्डाइजेशन की है, मैंने डेकोर की, इंटीरियर्स की स्टैंडर्डाइजेशन, क्लासरूम और फर्नीचर की स्टैंडर्डाइजेशन, और सभी को एक जैसी अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को जो यूनिफॉर्म्स पहना दी हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन हमें दिख रही है। मगर इस स्टैंडर्डाइजेशन से टीचिंग की क्वालिटी का क्या लेना देना है? टीचिंग की क्वालिटी का क्या लेना देना है? एजुकेटर्स की तो स्टैंडर्डाइजेशन या टीचिंग की स्टैंडर्डाइजेशन पर तो आपने 1 रुपए का काम नहीं किया। देर इज नो सच मैकेनिज्म। वो इस वजह से कि टीचर्स पे काम करना बिजनेस मॉडल को सूट नहीं करता, ये इनके मॉडल को सूट नहीं करता। अब इन टीचर्स पर इन्वेस्ट कौन करे? टीचर ने तो कमा के देना। आज ये टीचर पर इन्वेस्ट करें और कल अगर वो छोड़ जाए तो स्टूडेंट भी साथ ले जाएगा। भाई अगर टीचर अच्छा होगा, उसकी फैन फॉलोइंग होगी, तो अगर वो गया तो कुछ स्टूडेंट्स भी उसके साथ जाएंगे, और ऐसा होता भी है। ये तो डबल लॉस है। तो इफ यू पॉन्डर ओवर, थोड़ा विचार करें, अ वेल वर्स्ड एंड लर्नर टीचर इज अ थ्रेट टू देयर बिजनेस। इट इज, ही और शी इज ए थ्रेट। चले 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि ये दावे करते हैं कि भी हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हैं वो बड़े स्ट्रिंजेंट हैं, हमारे रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, इसलिए हमें, हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो टॉप नॉच हैं, उन्हें ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, दे आर एक्सपीरियंस्ड। चलें, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स के टीचर एक इंस्टीट्यूट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जॉब शिफ्ट करते रहते हैं। इट्स ए नोन फैक्ट। स्टूडेंट पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है,
चलिए, वो भी एक बात है, वो झेल लेगा बेचारा। टीचर्स बदल दिए गए, एक इंस्टीट्यूट के टीचर्स दूसरे में चले गए, दूसरे से तीसरे में चले गए, पर मजाल है किसी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट पिछले 20 सालों में खराब आया हो। सब इंस्टीट्यूट्स, कोई 10,000 कोई 20,000 जेई की सिलेक्शन भर भर के निकाल रहा है। जो इंस्टीट्यूट्स पुराने हैं वो तो रिजल्ट निकाल रहे हैं, पहले भी निकाल रहे थे, और जो नए प्लेयर्स मैदान में आए हैं, 8-10 साल हुए हैं, वो भी भर भर के जेई के रिजल्ट्स क्लेम कर रहे हैं। रिजल्ट्स वही होते हैं सबकी एडवर्टीजमेंट में, वही टॉप रैंक्स, वो सब ने क्लेम किए होते हैं। कोई 15,000 रिजल्ट क्लेम कर रहा है, कोई 20,000 रिजल्ट क्लेम कर रहा है, कोई कह रहा है जी मैं तो अतुल्य हूं, इन दोनों के रिजल्ट्स को मिलाकर मेरे तो इनसे भी ज्यादा हैं। अरे बस कर दो यार, इतनी तो जेई में सीटें भी नहीं है। पर एक बात है, यहाँ ये इंस्टीट्यूट्स इंडिविजुअल टीचर्स पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो बड़े बड़े दावे करते हैं, और मतलब 15,000 सिलेक्शंस, तो ये नेशनल लेवल के है ना, मतलब अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। तो क्योंकि ये नेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं ना, तो ये बेशर्मी से खुलेआम झूठ बोलते हैं रिजल्ट्स को लेकर। पर इंडिविजुअल टीचर बेचारा, वो जो एक इंस्टीट्यूट चलाता है, वो बेचारा खुलेआम झूठ बोल नहीं पाता। वो झूठ बोलता है बंद कमरों में, क्योंकि खुलेआम झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। यहाँ ये इंस्टीट्यूट बाजी मार लेते हैं, और इनकी ब्रांडिंग हो जाती है जेई को लेकर, और इंडिविजुअल टीचर बेचारे उस पर तो टैग लग जाता है कि ये सीबीएसई के टीचर हैं। हालांकि पढ़ा वो क्या रहे हैं, मैंने तो पहले ही कहा कि अगर कोई टीचर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा है तो उसको तो मैं पढ़ाना मानता हूं। अगर वो कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा रहा तो वो सीबीएसई भी नहीं पढ़ा रहा। मैं इस बात को ध्यान में लेके बात कर रहा हूं। तो बेशर्मी के साथ फुल स्केल पे झूठ बोला जाता है रिजल्ट्स को लेकर, खूब पैसा खर्चा जाता है एडवर्टीजमेंट पे, तो इतना तो इनको बेनिफिट मिलता है कि इनकी ब्रांडिंग हो जाती है कि ये जेई पढ़ाते हैं, पर सिर्फ ब्रांडिंग ही होती है। अच्छा, तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में, आकाश में या नारायणा में एडमिशन करवाना चाहते हैं, मतलब ये मेरी सिंसियर एडवाइस है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना ही चाहते हैं, लेट अस से आप नारायणा में ही करवाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा आप एक्सरसाइज कीजिए। जो भी आपके शहर में जो ब्रांच है नारायणा की, आप उसके पास जाइए, उन्हें अप्रोच कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि इस साल या पिछले 2 सालों में आपके जो भी स्टूडेंट जेई में सिलेक्ट हुए हैं, प्लीज आप हमारे साथ उनके नाम, उनकी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। इससे आपको एक फेयर, एक अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट, मेरे ख्याल से सभी इंस्टीट्यूट्स में जाइए, मतलब आपके शहर में जो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आकाश है, श्री चैतन्य है, चलें पंचकुला की बात करते हैं, आकाश है, पंचकुला है, एलन है, तो आप इनके पास जाइए और पूछिए कि एलन पंचकुला ने, आकाश पंचकुला ने, श्री चैतन्य पंचकुला ने जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, आप हमें उनकी उनकी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। इनसे आप बच्चों से फीडबैक ले पाएंगे कि उनका एक्सपीरियंस इन इंस्टीट्यूट्स में कैसा रहा, वो कौन से टीचर्स थे जो उनको पढ़ाते थे। तो फिर आप सेंटर हेड से कंफर्मेशन ले सकते हैं कि क्या यही टीचर पढ़ाने वाले हैं। अगर वो वही टीचर वहां कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपके पास एक, मतलब कारण बनता है वहां ज्वाइन करने का, और आप जरूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन मान लीजिए वो आपको रिजल्ट्स नहीं देते, वो आपके साथ वो इंफॉर्मेशन ब्रांच लेवल पर जो उनके रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर नहीं करते, या शेयर करते हैं लेकिन आपको वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगते, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्वांटम आ जाइएगा। जी, हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी, क्वांटम। तो अगर आप पंचकूला में रहते हैं तो आप हमें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप पंचकूला से बाहर हैं तो आप क्वांटम डिजिटल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं कि पिछले 20 सालों के जो रिजल्ट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं, वो सारे के सारे पूरी डिटेल्स के साथ नोटिस बोर्ड पर हमने वो इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। अच्छा, एक और पॉइंट शेयर करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो कॉर्पोरेट कोचिंग सेंटर्स हैं, दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर सिस्टम ड्रिवन। ये सिस्टम ड्रिवन है, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। आइए जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, हर इंस्टीट्यूट की एक सेंटर टीम होती है जो कोर्स मटेरियल, कोर्स कंटेंट, कोर्स क्यूरिकुलम और एकेडमिक ईयर को प्लान करती है। और एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में ही टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट शेड्यूल और टीचिंग शेड्यूल डिस्कस हो जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि जो
सेंटर टीम टाइम एलोकेट करती है, जो वहां बैठ के कोर्स क्यूरिकुलम डिजाइन करती है, उसको प्रैक्टिकल हकीकत का पता नहीं है, और यूजली जो वो टाइम एलोकेट करते हैं किसी चैप्टर को खत्म करने के लिए, कवर करने के लिए, यूजली वो जरूरत से कम होता है। इस वजह से इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक टेंडेंसी देखी है मैंने, ऑल अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूट्स, वो कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि यहाँ पर सिलेबस को बहुत तेजी से कवर किया जाता है। और जब मैंने रिसर्च की, मुझे ये कारण इसका पता चला कि यहाँ पर सिलेबस बहुत तेजी से कवर किया जाता है, और टीचर को बहुत दिक्कत में, मतलब अगर ये कोई टीचर सिलेबस अपना टाइम पर ना खत्म करे, तो वो टेस्ट शेड्यूल से वो मैच नहीं करता, और उस वजह से फिर हंगामा हो जाता, और उसकी नौकरी पे बात आती है। तो यहाँ जितने भी हमें मैंने ऑब्जर्व किया है, जो टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, वो टाइम पर सिलेबस खत्म करने के चक्कर में बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, और ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू यू, दे आर अकाउंटेबल टू द मैनेजमेंट। तो ये एक इश्यू है, सिलेबस बहुत तेजी से पढ़ाया जाता है। दूसरी समस्या जो मैंने देखी है, वो ये है कि यहाँ कॉन्सेप्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जेई के नाम पर कुछ भी कभी भी यहाँ सब कुछ परोस दिया जाता है। वही प्रॉब्लम जिसकी मैं बात कर रहा था, कि थ्योरी एक्सप्लेन नहीं की जाती, और अगर एक्सप्लेन की भी जाती है तो इतने प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन की जाती, क्योंकि एक तो टाइम का प्रेशर रहता है। डिफिकल्ट थ्योरम्स और इंट्रिकेट रिजल्ट्स जेई के नाम पर बस शेयर कर दिए जाते हैं। जेई के क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं इन इंस्टीट्यूट्स में, पर सब्जेक्ट क्वेश्चन से ही तैयार करवाने की कोशिश की जाती है। फिर वही बात, फिर वही हरकतें, मतलब स्टूडेंट के ऊपर बर्डन है कि हमने आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर दिया, अब इस जेई के क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। बात फिर वहीं आके रुकती है कि टीचर्स के पास इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी पेशेंस नहीं है, और ना ही उनकी इतनी जरूरत है कि वो प्रॉपरली उस चैप्टर को जस्टिफाई कर सकें। तीसरी प्रॉब्लम, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो सभी स्टूडेंट को किसी एक या कभी कभी तो दो सब्जेक्ट के लिए सेकंड कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ती है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हमारे पास भी इन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स आते हैं। और एक और बात, सिस्टम कुछ ऐसा है कि हर एक बैच में एक या दो सब्जेक्ट के लिए ऐसे टीचर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होता, वो सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर नहीं पाते। आप यकीन मानिए, हम जेई की बात कर रहे हैं, यहाँ यहाँ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, ठीक है ना। ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, ये मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है जो हमारे हमारे कंट्री में कंडक्ट किया जाता। तो क्योंकि टीचर एक्सपीरियंस नहीं है, तो डिससेटिस्फेक्शन लेवल, क्योंकि टीचर्स ने सब्जेक्ट को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, तो एक फ्रस्ट्रेशन, तो फिर स्टूडेंट को सेकंड कोचिंग क्लास जाना पड़ता। और कम से कम 70% स्टूडेंट्स तो एक सब्जेक्ट के लिए सेकंड क्लास ज्वाइन करते ही करते हैं, चाहे फिर वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। और प्लस टू के जो स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, तो कम से कम 40 to 50% स्टूडेंट्स तो लास्ट के 4 मंथ्स में, दिसंबर ऑनवर्ड्स या नवंबर ऑनवर्ड्स, अपने घर के पास कोई ना कोई सेकंड क्लास ज्वाइन करते हैं, और तीनों सब्जेक्ट के लिए भैया सीबीएसई तो पास करें। तो ये तो आप मान के चलिए कि आपको सेकंड कोचिंग क्लास के लिए जाना पड़ सकता है। अब आप बर्डन देख रहे हैं, मतलब कितना फाइनेंशियल बर्डन है पेरेंट्स के ऊपर, और स्टूडेंट के ऊपर कितना बर्डन है। मतलब अगर कोई +1 का स्टूडेंट है जिसने ज्वाइन किया, तो उसको स्कूल भी मैनेज करना, सेकेंडली उसको फिर कोचिंग सेंटर पे आना है, और सेकंड क्लास के लिए भी जाना है, सब्जेक्ट भी तो तैयार करना। यकीन मानिए, देयर सिस्टम्स आर वर्स्ट। ये इंस्टीट्यूट को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, ठीक है, इतनी ब्रांचेस हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने बैचेस हैं, सब ठीक है, बट टोटल क्योस, हाईली इनएफिशिएंट एंड पुअर मैनेजमेंट, नो वन इज अकाउंटेबल टू यू। फिर क्या करें, करना क्या है, वही करें जो मैंने पहले कहा था, क्वांटम पे आए, और वी टीच वेरी रिस्पॉन्सिबली, ठीक है ना। और हमारे यहाँ
सब्जेक्ट को लेकर कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट लेने हैं। हालांकि हम क्वांटम पे तीनों सब्जेक्ट ऑफर करते हैं। उसका कारण ये है कि हम एक स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट जरूरी है ना जेई के लिए। तो तीनों सब्जेक्ट में प्रॉपर उसको गाइडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही, हमें ये इंश्योर करना है, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। मतलब अगर मान लीजिए मैं मैथ्स जेई के लिए अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो उन ठीक जगह पे नहीं जा रहा, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई, उसकी मैथ्स में मेहनत करने का और मेरे मैथ्स को जेई लेवल पे पढ़ाने का कोई मतलब औचित्य रह नहीं जाता, क्योंकि एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट अगर आपका खराब हो जाए तो बात नहीं बनती। इसीलिए हमने तीनों सब्जेक्ट ऑफर किए हैं, लेकिन कंपल्शन फिर भी नहीं है। तो अगर एक स्टूडेंट चाहे कि नहीं जी मैंने तो दो ही सब्जेक्ट करने हैं, तो दैट्स फाइन। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप तीनों सब्जेक्ट करें, पर ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन। एक और छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इन इंस्टीट्यूट्स में जो वर्क कल्चर है, जो वर्क प्रेशर है और जो वर्किंग आवर्स हैं, वो कुछ इस तरीके के हैं कि अगर एक टीचर अपना बेस्ट डिलीवर भी करना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अच्छे से अपने सब्जेक्ट पर रिसर्च कर सके। डेली रूटीन इतना टाइट है कि लेक्चर तैयार करने का भी स्कोप नहीं रहता। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ बहुत सारे टीचर्स को, और मुझे इनका वर्किंग रूटीन मालूम है। यू नो हाउ कंपनीज ऑपरेट इन आवर कंट्री। एनी हाउ, अच्छा वो इम्प्रूव करे भी तो क्यों? मतलब अगर एक टीचर चाहे कि मैं थ्योरी पे फोकस करते हुए जो प्रॉपर तरीका है पढ़ाने का, जो टाइम मुझे एलोकेट करना चाहिए, अगर वो उस तरीके से करे, तो उसके पास रूम नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। लेकिन अगर वो करे भी, ये चांस ले भी, तो भी क्यों ले? रिकग्निशन तो है नहीं। हाँ, पनिशमेंट के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। अगर टाइम पर उसने सिलेबस खत्म ना किया तो दिक्कत आ जाएगी, नौकरी जाएगी साहब, दिक्कत क्या आएगी? रिकग्निशन है नहीं। मतलब अगर काम अच्छा करने की कोशिश वो कर भी रहा है, तो रिकग्निशन तो है नहीं। अच्छा, आपने कभी किसी इंस्टीट्यूट की एडवर्टीजमेंट में ये देखा है, ये पढ़ा है कि हमने ऑल इंडिया रैंक 5 निकाला है, ऑल इंडिया रैंक 41 प्रोड्यूस किया है, और ये हमने जयपुर ब्रांच का रिजल्ट है, और ये टीम ऑफ टीचर्स थे, ये फिजिक्स के टीचर थे, ये केमिस्ट्री के टीचर थे, ये मैथमेटिक्स के टीचर थे, जिन्होंने ये रिजल्ट निकाला? नहीं, कभी देखा ही नहीं होगा, आप देखेंगे भी नहीं। इस तरह से तो फिर उस टीचर को इम्पोर्टेंस देने वाली बात हो जाएगी। सॉरी, एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंस देने वाली बात हो जाएगी। ऐसे तो फिर एम्प्लॉय को सिर चढ़ाने वाली बात है, मतलब वो तो सिर चढ़ जाएगा। फिर उसको सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको रिटेन करने के लिए, और फिर बाकी स्टाफ को, बाकी टीचर्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब यहाँ तो फिर इन्फेक्शन फैल जाएगा। और फिर हमने तो बिजनेस को ऐसे प्रमोट किया है कि ये सिस्टम ओरिएंटेड है, ये तो फिर पर्सन ओरिएंटेड तो वो हम दिखाना ही नहीं चाहते। मतलब वैसे टीचिंग है पर्सन ओरिएंटेड। जो टीचर क्लास में ले रहा है उसी की काबिलियत जो है वो स्टूडेंट्स में झलकती है। पर नहीं, हमने जो बात सच है वो नहीं प्रोजेक्ट होने देनी। हमने तो ये बताना है कि हम सिस्टम ओरिएंटेड है, हालांकि ये सिस्टम ओरिएंटेड है ही नहीं। फिर अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर हमारा बिजनेस बढ़ेगा कैसे, कंपनी कैसे चलेगी? मतलब जो इन्वेस्टर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए ना। देखिए साहब, आपका बच्चा अगर सीबीएसई में फेल भी हो जाए ना, तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। जेई तो दूर की बात है। कभी आपने सुना है, कभी देखा है कि किसी इंस्टीट्यूट को इसलिए निकाल दिया, किसी इंस्टीट्यूट में टीचर को इसलिए निकाल दिया गया हो कि उसने रिजल्ट्स खराब निकाले हैं? तो जो अगला एम्प्लॉय टीचर जो अगला एम्प्लॉय आएगा, वो कौन सा मंगल ग्रह से आएगा? वो भी तो इनके जैसा ही होगा। और फिर अगर एक टीचर को निकाल लेंगे, दूसरे को रखेंगे, मतलब कितना काम बढ़ता है एचआर का। ये कोई आसान काम है क्या? तो आपकी चिंता किसी को नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी किसी टीचर को की परफॉर्मेंस को जज किया जा सके, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। और अगर हो भी तो मतलब उनको क्या फर्क पड़ता है, उनका बिजनेस चल रहा है। अब देखिए, मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, ठीक है ना। ये बातें मुझे आकाश की मैनेजमेंट ने अगर बताई हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने जरूर अपने मन से बनाई होंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हम पिछले 25 सालों से पढ़ा रहे हैं, इन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते रहते हैं। हम भी देखते हैं, हम उनकी कंडीशन देखते हैं। हम बहुत से ऐसे लोगों को, ऐसे फैमिलीज को जानते हैं हमारे आसपास, हमारी जानकारी में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, जिनके बच्चों के साथ ये सब हमने होते हुए देखा है।
हम इन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हम भी पढ़ाते हैं, हमारे पास भी आते हैं। तो स्टूडेंट से जो इंफॉर्मेशन और जैसी फीडबैक मुझे इतने सालों में मिलती रही, जो मैं देखता रहा, जो मैं ऑब्जर्व करता रहा, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप कह सकते हैं कि क्या यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रिजल्ट नहीं आता। कुछ बच्चे होशियार होते हैं, उन्हें पढ़ने का तरीका आता होता है, तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करते रहते हैं और रैंक भी निकाल लेते हैं। लेकिन वो अपने लेवल पर, अ, अपने अपने लेवल पर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी बच्चे के घर में, मतलब बड़ा भाई बड़ी बहन या पेरेंट्स इतने अलर्ट हैं, एजुकेटेड हैं, तो उनको पता होता है बच्चों को पढ़ने का क्या तरीका है। पेरेंट्स भी बता देते हैं, तो वो अपने कॉन्सेप्ट्स तैयार करते हुए चलते हैं। अ, तो वो डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। अब कितने परसेंट होंगे? 0.5%। ये ठीक वैसे ही है कि रात में अगर मैं हैवी खा लूं, फ्राइड खा लूं, तो मैं पेंटासिड की टेबलेट लेकर सोता हूँ। ये डैमेज डैमेज कंट्रोल में आता है। तबीयत खराब नहीं होती मेरी, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्राइड खाना ठीक है ना? तो सिस्टम तो फॉल्टी है, रिजल्ट भी फेक है। तो मार्केटिंग के दम पर, पैसे की पावर से ये चल रहा है, बस। और क्या? अ, जी। चलें, वैसे मैं मड स्लिंगिंग का मेरा कोई इरादा नहीं था। आप ये ना समझिएगा कि ये मैं मड स्लिंगिंग कर रहा हूँ। मतलब अगर अगर आप मुझसे थोड़ा सा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो, एक वीडियो मतलब यूट्यूब पे वायरल है, जिसमें एलन के जो डायरेक्टर हैं, मिस्टर राजेश माहेश्वरी, वो कुछ अपने टीचर्स को एड्रेस कर रहे हैं। 10 साल पुराना वीडियो है, तो वो कुछ संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि कोटा में कोई नया इंस्टीट्यूट आया होगा, और जो भी नया इंस्टीट्यूट आता है वो एक दूसरे के टीचर्स को थोड़ी सैलरी दे के अपनी तरफ खींच लेते हैं। हाँ, इसलिए नहीं कि वो उस इंस्टीट्यूट के टीचर बड़े अच्छे हैं। अरे वो इसलिए होता है कि टीचर आएगा तो साथ में स्टूडेंट आएंगे, तो वो इसलिए करते हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट, काफी सारे टीचर्स ने छोड़कर कहीं दूसरी जगह ज्वाइन किया होगा, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो वीडियो है। तो तकरीबन 200 के करीब टीचर्स सामने बैठे हैं, और एलन के जो डायरेक्टर हैं वो उनको ये एड्रेस कर रहे हैं कि बहुत से टीचर्स एलन को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको आपको अपनी औकात याद है ना, कि जब आप एलन पर नहीं थे तो आप कैसे थे, किस स्थिति में थे? और अगर आप इतने ही महान हैं, तो आप एलन छोड़ के चले जाओ, फिर लोगों को दिखाते रहना अपनी महानता। ये सब बातें वहां हैं वीडियो में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा, बहुत कुछ बोला है उसमें, तो भाई आप छोड़ के जाओ, आपके जैसे 36 मैं 1 घंटे के अंदर ज्वाइन करवा दूंगा, एक एक घंटे के अंदर यहाँ पर मैं लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा। तो तुम्हारी क्या ही इंपॉर्टेंस है, वो देख लो। तो दिस इज हाउ। और अगर मैं इस साल की बात करूं, मतलब ये तो एक, मतलब मैं कितने ही किस्से सुनाऊं, पर दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। मड स्लिंगिंग इज नॉट माई ऑब्जेक्टिव। माई ऑब्जेक्टिव इज टू सेव गार्ड स्टूडेंट्स जो वाकई जेन्युइनली जेई के लिए तैयारी करना चाहते हैं। अब मैं अगर इस साल की बात सुनाऊं, श्री चैतन्य पंचकुला में, मुझे जो मैं हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सितंबर टर्मिनल्स में सिर्फ 9 बच्चे आ रहे थे +2 के, सिर्फ 9। और केमिस्ट्री के टीचर ने 2-2 घंटे की क्लास रेगुलर लगा के 9-10 लेक्चर्स में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया केमिस्ट्री का, +2 का। +2 का सिलेबस सितंबर में ओवर। सितंबर अभी खत्म नहीं हुआ था, तकरीबन 24 सितंबर के आसपास सिलेबस खत्म कर दिया, और उसके बाद एडवांस की क्लासेस ली जाएंगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, सीबीएसई का सिलेबस केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री का सिलेबस इतना वास्ट है कि खत्म होने पे नहीं आता। इन्होंने सितंबर 25 को खत्म कर दिया। क्या ही पढ़ाया होगा, टच एंड गो। अब जेई के लिए, एडवांस के लिए हम क्लासेस लेंगे, अरे आएगा कौन उन क्लासेस में? भाई जिसको सीबीएसई क्लियर नहीं हुआ वो कहाँ आएगा आपकी क्लासेस में? और 2 महीने रुक जाओ, जैसे ही दिसंबर आएगा, उनको तो मार्च की चिंता सताने लग जाएगी। तुम कह रहे हो कि एडवांस की क्लासेस लगेंगी, होता ही यही है, कोई आता ही नहीं। कोई नहीं आता इनके पास +2 के एंड में। सीबीएसई बचाएं कि जेई की बातें करें? ये मैं श्री चैतन्य की बात सुना रहा हूं आपको। एलन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ टॉपिक होता है,
इंटेग्रल कैलकुलस, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, जहां दोनों कैलकुलस आकर मिलते हैं, डिफरेंशियल एंड इंटेग्रल। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को स्टूडेंट बताती है जो एलन में पढ़ती है और मेरे पास पढ़ती है, मैथमेटिक्स है, काफी है, 4-5 है, तो करवाया ही नहीं, 2 लेक्चर में खत्म कर दिया। और यकीन माने, मैंने भी 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर लिए हैं अपनी क्लास में, सेम टॉपिक के। मेरे कम से कम नहीं तो 6 लेक्चर लग जाते हैं, जो ये 2 लेक्चर में खत्म कर देते हैं। सब्जेक्ट जहाँ डिफिकल्ट है, जहाँ स्टूडेंट को ज्यादा जरूरत है, वहां ये अनजस्टिफाइड चलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये है कि सीबीएसई का रिजल्ट खराब कर दिया जाता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से। इन इंस्टीट्यूट्स में काउंसलर पेरेंट्स को इतनी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं कि मत पूछो। ठीक है, जेई के नाम, मतलब अगर हमने जेई की तैयारी करनी है तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास प्रैक्टिस के लिए टाइम हो, तो स्कूल की डिस्टरबेंस ना हो, ये बात ठीक है। तो हम भी कहते हैं कि स्कूल अगर डमी मिल जाए, या जिसमें एडमिशन को, अटेंडेंस को लेकर ज्यादा खींचतान ना हो, तो वो बेटर है। और अगर डमी भी रखना हो तो रखा जा सकता है, लेकिन ये डमी स्कूल उस बच्चे के लिए है जो वाकई बड़ा होशियार है। मतलब ये पॉलिसी सबके लिए लागू नहीं होती है, डमी स्कूल्स की। अच्छा, अब मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताता हूँ जो मेरी नजर में आए हैं, और ये काफी बड़ी संख्या में है। इन इंस्टीट्यूट्स में जब आप जाते हैं तो ये पेरेंट्स के सामने क्या रखते हैं कि जी अगर आप कहोगे तो हम आपके इस बच्चे की डमी एडमिशन करवा देंगे। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि जेई की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पता नहीं है जिन्होंने जेई को इतना हवा क्यों बना रखा है। वो इस वजह से, क्योंकि बिजनेस निकालना आसान हो जाता है, पता है मुझे। आप यकीन माने, जो बच्चे चंडीगढ़ और पंचकुला के हैं, उनकी डमी एडमिशंस करवा दी जाती हैं संगरूर में, यमुनानगर में, पठानकोट में, जेई के नाम पर, कि बच्चे को जाना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अगर एक स्टूडेंट को 4 महीने 8 महीने बाद ये लगे कि भाई मैं तो जेई की तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो एनडीए की तैयारी करूंगा, या मुझे सिर्फ सीबीएसई करना है, यकीन मानिए वो स्कूल भी नहीं अटेंड कर सकता, क्योंकि उसका स्कूल जो है वो डम्मी है। ये एक नुकसान। दूसरा नुकसान, अगर एक स्टूडेंट की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही, मान लीजिए वो थोड़ा कैजुअल है, तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल में एग्जाम ही नहीं होना उसका ना, तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो खड़ा कहाँ है, वो तैयारी उसकी हो भी रही है कि नहीं हो रही। वो बेचारा पूरा 1 साल 1.5 साल अंधेरे में ही रहता, क्योंकि स्कूल है नहीं। जो इन्होंने पढ़ाया उसने इसको ठीक मान लेना है। अगर वो थोड़ा भी इरेस्पॉन्सिबल हुआ, उसने जाना है, क्लासेस लगानी है और रख देना। बाद में पता चलता है स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, जब +2 में प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ता है, कई बार स्टूडेंट्स को वहां 15-15 दिन दिल्ली में रहना पड़ता है प्रैक्टिकल्स के लिए। कितना टाइम, कितना पैसा खराब होता है, क्या मेंटल पीस खराब होता है, ये हमें पता है। फ्रस्ट्रेशन इतनी। अच्छा, बर्डन, बच्चा हमेशा ही ओवरबर्डन रहता है। रिजल्ट क्या है? जीरो। जेई जीरो, सीबीएसई जीरो। ये सपने बेचते हैं, जेई के सपने। और वो है ना अतुल्य एलन, उनकी तो टैगलाइन भी यही है, वी कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू रियलिटीज। दे चीट एक्चुअली इनोसेंट स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स इन कोटा एवरी ईयर, ये स्टैट्स हैं। मैथ्स और फिजिक्स से परेशान होकर लोग सुसाइड नहीं करते, स्टूडेंट्स सुसाइड नहीं करते, सब्जेक्ट इतने डिफिकल्ट है भी नहीं। वो सुसाइड तब करते हैं जब उन्हें नजर आता है कि पैसा भी लूट लिया, करियर भी बर्बाद हो गया। सेल्फ डाउट में कुछ बच्चे सेंसिटिव होते हैं, सेल्फ डाउट और सेल्फ गिल्ट से बाहर ही नहीं आ पाते। उनको लगता है कि हमने पेरेंट्स का पैसा खराब किया। उन्होंने नहीं पेरेंट्स का पैसा खराब किया, वो तो विक्टिम है। और फिर एग्जिट प्लान तो कोई है नहीं। मतलब रिफंड के बारे में तो आप सोचना भी मत ना, क्योंकि रिफंड तो सिर्फ पहले 1 महीने में ही हो सकता है। मतलब रिफंड पॉलिसी के नाम पर है तो सही कुछ,
लिखा तो हुआ है, मगर जब तक आपको इस बात का एहसास होता है, आप इतनी बढ़िया बढ़िया एडवर्टीजमेंट दे के जाते हो, जब आप अंदर जाते हो तब पता चलता है भाई यहाँ तो हमें हमारे काम की चीज नहीं मिल रही है। 5-6 महीने लग जाते हैं किसी भी स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए। तब तक तो टाइम निकल चुका है ना। नाउ देर इज नो एग्जिट प्लान। अब आप नाचो इनकी ट्यून्स पे। लेट मी पुट इट दैट वे, दीज कोचिंग सेंटर्स आर एपी सेंटर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लूट, और कुछ भी नहीं है। लास्ट पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि इन कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को कंपटीशन मिलेगा। आई थिंक हमारे बच्चों को यहाँ जाना चाहिए क्योंकि कंपटीशन मिलेगा। कंपटीशन का तो मुझे पता नहीं, इन्फेक्शन जरूर मिलेगा। हर इंस्टीट्यूट में काफी बैचेस होते हैं और हर बैच में 50-60 के करीब स्टूडेंट होते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में, मतलब इतनी बड़ी संख्या में जब स्टूडेंट्स बैठते हैं तो हर एक स्टूडेंट को अपनी तबीयत के 6-7 दोस्त मिल जाते हैं, और इस उम्र में ना दोस्तों के साथ घूमना अच्छा बहुत लगता है। ठीक है ना। और पता ही नहीं चलता कब सिलेबस और सब्जेक्ट हाथ से निकल जाता है। एज पेरेंट्स आप तो एडमिशन करवा के अपने काम में बिजी हो जाएंगे, ऑफ कोर्स, ऑफिस रूटीन, आप बिजी हो गए, और यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है नहीं। तो अब पूरे पेरेंट्स पूछ सकते हैं, तो अब करें तो करें क्या। तो मेरी सलाह आपसे यही है कि आप क्वांटम आ जाए, क्वांटम आ जाए। हम पूरी जिम्मेवारी के साथ पढ़ाते हैं और हर चीज का ख्याल रखते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई आपके यहाँ ऐसी फ्रेंडशिप्स नहीं होती हैं? नहीं होती हैं, पर प्रोबेबिलिटी कम है। और अगर हमारी नजर में आ जाएगा तो हम आपको बताएंगे जरूर, इस बात की श्योरेंस है। अच्छा, एक और बात जो मुझे जब मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ तो वो सामने आती है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि जी चलिए मान लीजिए हम अपने बच्चे को आपके पास एडमिशन करवाते हैं, क्वांटम पे करवाते हैं, हमें इस बात का यकीन है कि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं, आपका सेट जो है, सेट ऑफ टीचर्स वो अच्छा है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, आपने डिस्प्ले पे लगा रखे हैं। लेकिन आप कंपटीशन नहीं ना मिलेगा यहाँ पर बच्चों को। मतलब आपके पास कितने बच्चे होंगे, मतलब हमारे बैच में तो 30 के करीब होते हैं, वो भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो 30 के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं। तो लेकिन जेई में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो फिर ये कैसे चलेगी बात। देखिए मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि हम आपको पढ़ाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं। हम आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं भेज रहे कि भाई हम ये कहें कि हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इसमें 20 से 25 स्टूडेंट बैठेंगे, तब तो ये आपकी शिकायत जो है वो जेन्युइन है कि भाई जेई में तो 12 लाख लोग बैठते हैं और आप 20-25 के सैंपल में टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो फिर ये कैसा चलेगा। तो हम आपको टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम आपको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। अब जो एथलीट ओलंपिक्स में परफॉर्म करता है लाखों लोगों के आगे, अजी तैयारी तो वो फील्ड में जिम्नेजियम में अकेले ही करता है। तो तैयारी करवानी है हमने 20-25 के बैच में, तो फिर टेस्टिंग कैसे होगी मैं बताता हूँ। टेस्टिंग तो तब होगी कि जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट तो यही है कि जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे और स्टूडेंट्स अपने आप क्वेश्चंस उसके निकलने शुरू हो जाएंगे, हमने पढ़ाया, असाइनमेंट सॉल्व हो रही है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये स्टूडेंट अपने एंड पे मतलब टेस्ट कर सकता है। उससे पीवाई क्यूज सॉल्व हो रहे हैं, उसको हिम्मत मिल रही है, उसको समझ में आ रहा है कि मैं सही तरीके पे हूँ, सही ट्रैक पे हूँ। पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा। हम जब टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम भी जेई का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। तो उसमें आपको पता चल सकता है, जब स्कोर उसका आएगा तो आपको पता चल सकता है कि बच्चा सही रास्ते पे है या नहीं है। हाँ, रैंकिंग का पता नहीं चलेगा, उसका भी एक तरीका है। +2 के एंड में या +2 के स्टार्टिंग में ही हम स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवा देते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज कंडक्ट करती हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और उसमें 70,000 to 80,000 स्टूडेंट्स हर टेस्ट में अपियर होते हैं। तो वहां से आपको आपकी रैंकिंग का पता चल जाएगा। देखिए, अच्छा उस टेस्ट सीरीज की कॉस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं, 4,000, 3,000। जेई मेंस की अलग, एडवांस की अलग, तीनों सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है ना। तो वो एक इशू नहीं है। मेन है कि हम कॉन्सेप्ट तैयार कर लें। अगर एक बार कॉन्सेप्ट वीक रह गए, अगर सब्जेक्ट ना तैयार हुआ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसे बच्चों के जिनके कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं, अगर वो 1 साल ड्रॉप भी ले लें तो ड्रॉप करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो मान लीजिए अगर एक बच्चे ने पढ़ाई ठीक से की है, उसको ठीक से पढ़ाया गया है, लेकिन बाई चांस वो उतनी इनपुट नहीं कर पाया, उतनी मेहनत नहीं कर पाया, उतनी प्रैक्टिस, उतना
स्पीड अपनी नहीं बना पाया, अपने अंदर वो बारीकी नहीं ला पाया, लेकिन पढ़ाई उसने ठीक से की है, कॉन्सेप्ट्स उसके तैयार है। ऐसा स्टूडेंट अगर ड्रॉप भी करेगा तो फायदे में रहेगा। लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट्स तैयार नहीं है, उसको 1 साल क्या आप 2 साल ड्रॉप दे दीजिए, उसका जेई क्लियर नहीं होना और नहीं ही होना, तो फिर क्या? फिर वही चित्कारा, फिर वही टंगोरी, फिर वही प्राइवेट कॉलेजेस। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अ, इस वीडियो में अगर आपको कुछ बातें समझ में आई हो, ठीक लगी हो, तो आप इन पे विचार करें और थोड़ा सजग रहें, ताकि आप अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन ले सकें। इसके अलावा आपको कुछ जानना हो, कुछ डिस्कस करना हो, तो आप आ सकते हैं। बाकी क्वांटम क्या ऑफर करता है, कैसे ऑफर करता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।